रेलवे स्टेशन पे 90% किताब लिखी गई अप्रैल और मई की गर्मी में। आपको क्या लगता है कि कहाँ से शुरू होते हैं ऐसे चेन रिएक्शंस, या क्यों शुरू होते हैं ऐसे चेन रिएक्शंस? तत्कालीन गृह मंत्री ने, पूर्व गृह मंत्री ने, छगन भुजबल ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मेरे सवाल पूछने की भी, तुम्हें ऐसा कोई सवाल पूछेगा तो मैं चप्पल उतारूंगा। कभी ऊपर से कॉल वॉल आया कि हाँ, कि आप कभी ऊपर से किसी से बात हुई कि नहीं ये क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी और इस बार का किताब वाला है जिसे ऐसी किताब पे जिसे लिखा है एक पत्रकार ने जिन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में, क्राइम जर्नलिज्म में। इस बार हम बात करेंगे क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म्स। सर बताइए कुछ किताब के बारे में। वैसे जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये किताब बहुत ही हाई प्रोफाइल केस के इर्द गिर्द ये किताब घूमती है। जी, एक जो केस जिसमें बारे में हमने बताया हुआ है इस किताब में, जिसके ब्लर्ब में भी लिखा है कि एक भारत के, एशिया के सबसे अमीर आदमी है, उसके घर के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिलती है जिसमें विस्फोटक लदे थे और उसकी जांच एक CIU है, मुंबई पुलिस की एक यूनिट थी, एलिट यूनिट है, उसको दी जाती है और उसके बाद में उसका जो हेड होता है वही पता चलता है कि वही जो था जिसने एक्चुअली में एक्सप्लोजिव प्लांट किए थे। और इससे जुड़ा हुआ जो एकमात्र सोल विटनेस था उसकी अचानक रहस्यमय स्थितियों में लाश मिलती है और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है धीरे धीरे। जस्ट सिर्फ एक्सप्लोजिव हो या सिर्फ टेररिज्म हो या सिर्फ राजनीति हो या सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की अंदरूनी खींचतान, उससे कहीं आगे जाके कहानी है वो लेकर जाती है। तो किताब उस बारे में है कि ये तमाम चीज़ें हैं वो कैसे हुई थी। किताब पढ़ते समय सबसे पहला जो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस था मेरे माइंड में, जो कि इस किताब के साथ एक बुकमार्क भी आया है जिसमें लिखा हुआ है अबव सिमिलैरिटीज इफ एनी इज अनइंटेंशनल, ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्शियस, अबव डिस्क्लेमर टू अवॉइड फॉल्स स्पेकुलेशंस। ठीक है। यतिन साठे, कुबेरिया, ये हम सबको पता है, ये बहुत ही इनफेमस केस था और बहुत ही फेमस नाम है ये। तो उसके बारे में बताइए। देखिए, पहली बात तो हमने इस किताब के अंदर डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि तमाम जो कैरेक्टर हैं वो काल्पनिक हैं और जो अगर कुछ मिलान होता है तो वो सिर्फ संयोग वाली बात है। और साथ में हमने एक बुकमार्क भी जो दिया उसमें लिखा है कि यतीन साठे है वो सचिन वजय नहीं है, जो महावीर तोमर है वो परमवीर सिंह नहीं है, जो दिलीप वर्मा है वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा नहीं है, जो सर देशपांडे है वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख नहीं है। तो ये हमने बहुत क्लैरिटी से डिस्क्लेमर के साथ, प्लस और ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और ज़्यादा स्पेकुलेशन ना हो, इसके लिए हमने खास तौर पे एक जो बुकमार्क था ये बताते हुए दिया है कि कौन सा कैरेक्टर नहीं है। उसके अलावा बात रही कि फिक्शन और उसका तो पत्रकार होता है, और खासकर मैं और राकेश ने काफ़ी लंबे वक्त तक पत्रकारिता की ये खोजी। अपने आसपास में जो चीज़ें घटित होती है और उस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ी चीज़ घटना घटित होती है उससे वो अछूता नहीं रह सकता है। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ों का इंस्पिरेशन होता है, उसके तौर पर आ ही जाता है और कभी न कभी किसी न किसी को एक कहानी तो इससे जुड़ी कहनी ही थी। तो हमने सोचा कि हम दोनों ही मिलके कहते हैं एक काल्पनिक कहानी। काल्पनिक कहानी इसको कहा जा सकता है? आपको पक्का लगता है? कहना अक्सर में पड़ता है, लिखित तौर पे दिया। बाकी देखिए, पाठक बहुत सुधी होता है, समझदार होता है, जब वो पढ़ता है, जब वो ब्लर्ब पढ़ेगा या किताब को जैसे पढ़ेगा उसको मेरे ख्याल से पहले पैरा से ही पता चल जाएगा कि कहानी किस बारे में है। क्योंकि जो नाम है, मुझे पूरा जो इस किताब में जो नाम का जो खेल लगा वो बहुत ही एप्ट तरीके से इसमें प्रेजेंट किया गया है। कुबेरिया, साठे, सरदेश पांडे, नित्या शेट्टी, हसमुख जैन, जिनको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं जी। तो और इस किताब में मुझे एक चीज़ और बहुत ही जिस पे मैं बहुत चर्चा करना चाहूँगी आपसे, बिल्कुल भी, यतिन साठे और संजय त्रिवेदी, इनका जो कनेक्शन है जी, उस पे मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि इनकी जो रिलेशनशिप जैसी रही है वो। देखिए, संजय त्रिवेदी जो कैरेक्टर है पत्रकार का और जो CIU चीफ का जो कैरेक्टर था, ये दोनों की लगभग उम्र एक सी है। हाँ। और दोनों एक दूसरे को कम से कम 25 सालों से जानते हैं।
और तकरीबन चूँकि ये जो कहानी है इसका बैकग्राउंड फ़िलहाल 2021 का रखा गया है, लेकिन तकरीबन 2003-4 में जो दोनों अपेक्षाकृत युवा थे, वो नया नया पुलिस फोर्स में आया था, ये नया नया पत्रकारिता में आया था, तब से उनके तौर पे किसी न किसी तरह की एक लव हेट रिलेशनशिप चलती थी। और एक टेररिज्म के एक आरोपी को, कथित तौर पे आरोपी जिसके बाद में निर्दोष तौर पे डिस्चार्ज भी वो हो गया था, उसको कस्टडी में मार दिया गया यतीन साठे द्वारा, CIU चीफ जो बना था उसके द्वारा। तो उसका उस दौर में 2003-4 में संजय त्रिवेदी ने ही उस चीज़ को एक्सपोज किया था, उसकी रिपोर्ट से एविडेंस गई थी, जिसके बाद से जो यतीन साठे था वो पुलिस फोर्स से बाहर हो गया। 17 साल वो पुलिस फोर्स से बाहर रहा। उसके बाद में जब कोरोना काल आता है तो मुंबई पुलिस सोचती है कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनको रीइंस्टेट किया जाए जो सस्पेंड कर रहे। हाँ। उसी दौरान में उसका सस्पेंशन रिवोक होता है, वापस से फोर्स में आता है, और फिर एक बार वापस से उनके जो पाथ हैं, रास्ते हैं, वो आपस में कहीं न टकराते हैं, और उसके बाद कहानी इस दिशा में आगे बढ़ती है इसमें। अच्छा, जिन दर्शकों को नहीं पता है और हमें भी ये नहीं पता था, हम बता दें कि क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म्स ये जल्दी ही हमें बड़े पर्दे पे भी देखने को मिलेगी। इसका OTT रिलीज आने वाला है जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको सर। तो हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अब आज हम बात कर रहे हैं स्टेट में है या सिर्फ 2 से 3 दिन पहले जो दिल्ली बुक फेयर का जो पहला दिन था उसी दिन OTT की अनाउंसमेंट हुई है। तो उसके बाद जो स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले का जो टाइम जाता है, उसके बाद शूट वगैरह होता है। तो आप सोच सकते हैं 2024 में ये OTT के फॉर्म में दिखेगी। असल में उसको वेब सीरीज़ बनाने वगैरह का एक लंबा प्रोसेस होता है, किताब के मुकाबले ज़्यादा लंबा होता है। जैसे मेरी एक और किताब थी तेलगी स्कैम रिपोर्टर की डायरी, उस पर एक OTT बन रही है। वो साइन हुआ था 2020 में, लेकिन उसकी रिलीज़ होगी मेरे ख्याल से मई के महीने में, सोनी लिव पर होगी, स्कैम 2003 नाम से। शीना बोरा पर भी आपने केस पर भी आपने किताब शीना बोरा केस था, उस पर हमने एक किताब लिखी है। खासतौर काफ़ी पेचीदा ये केस था, क्योंकि उस दौरान एक बहुत अच्छा एक SMS घूम रहा था मार्केट में कि एक महिला ने अपने पहले पति से पैदा हुई बेटी की दूसरे पति के मदद से हत्या कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दूसरे पति से पैदा हुई बेटी का वारिसाना हक जो उसके तीसरे पति से मिलने वाला था वो नहीं। ये व्हाट्सएप अपने आप में इतना मैसेज अपने में कॉम्प्लिकेटेड था, तो लगा कि कहीं ना कहीं इसको सुलझाने वाली चीज़ थी। और जैसे मैं जब भी लिखता तो मैं सिर्फ उसी केस पर लिखता हूँ जिसको हमने फिजिकली कवर किया हो जाकर। तो उस केस को कवर करने के दौरान लगा क्योंकि आप गूगल करेंगे तो अनगिनत इन्फॉर्मेशन हर चीज़ में आ जाएगी, और गूगल और सोशल मीडिया के साथ ये भी है कि एक अनकंट्रोलेबल और अनवेरीफाइबल दोनों होता है। हमको लगा कि एक लीनियर तरीके, सिलसिलेवार तरीके से एक कहानी के तौर पे समझाते हुए बताया जाए कि ये केस क्या हुआ था। उसके लिए भी काफ़ी लंबी रिसर्च की गई है, तकरीबन 220 के आसपास उसमें रेफरेंस पॉइंट्स दिए गए हैं अलग अलग। तो उसके हिसाब से वो किताब लिखी है, जिसका जो विमोचन है वो 27 तारीख को, मतलब आज शाम को एक्चुअली में उसको होना है दिल्ली बुक फेयर में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि एक किताब में एक चेन रिएक्शंस है, बहुत सारे चेन रिएक्शन हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही, के जो दिखाते हैं एग्जैक्टली कि सिस्टम कितना करप्ट हो सकता है। बहुत अपफ्रंट हम बहुत ही क्लोजली उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हमने देखा है बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, जानते हैं उनके बारे में, बट फिर भी ये केस इतना रिसेंट टाइम्स का है, ठीक है, और इतना हाई प्रोफाइल केस भी था। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ से शुरू होते हैं ऐसे चेन रिएक्शंस, या क्यों शुरू होते हैं ऐसे चेन रिएक्शंस? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन रिपीट करूंगा कि पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो जिस हिसाब से पावर जब मिल जाता है, और इसमें एक जगह हमने ये भी लिखा है कि आजकल आप चाहे तो टेररिज्म नाम ले, कुछ भी ले, ये नेशनल सिक्योरिटी अपने आप में एक दुकान की तरह हो जाती है, या सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हो, और वहाँ से जो पावर होता है। अगर मुंबई की आप बात करें तो 98-99 का दौर था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड काफ़ी सक्रिय था, और उस दौरान बहुत सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उभरे और उन्होंने एनकाउंटर करके एक तरह से अंडरवर्ल्ड को ख़त्म कर दिया। इन तमाम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जिनका जो कद था वो लार्जर देन लाइफ बन चुका था, उन पे फिल्में वगैरह तक बनी। बट कालांतर में ये हुआ कि गैंग्स तो ख़त्म हो गए, लेकिन जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जो एक्टिविटीज़ थी नहीं बंद हुई, या फिर सूनर और लेटर हर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट किसी न किसी आरोप में जेल गया अपने गलत काम की वजह से। तो ये जो पावर, जब आप असीमित पावर दे देते हैं किसी को, तो उसके बाद हमेशा इस तरह की चीज़ें हैं
वो होती रहती है। और एक खास तौर पे मैंने लगातार देखा है इतने 27 सालों में, एक नहीं कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स आते गए जो हुआ है। जैसे हमने तेलगी स्कैम जब मैंने एक्सपोज किया था तो उसमें तकरीबन 12 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए थे, 2 MLA गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार में मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर भी शामिल थे। तो एक बता दें कि किस तरह से हर चीज़ को अंदर से इन्वॉल्व हो के उन्होंने किया था। पावर की ये बात होती है कि उस दौरान मैंने किताब में भी लिखा है, और उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैद हुई थी सब कैमरों पर भी, आपके चैनल के भी कैमरे पे, कि तत्कालीन गृह मंत्री ने, पूर्व गृह मंत्री ने, छगन भुजबल ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मेरे सवाल पूछने की भी, तुम्हें ऐसा कोई सवाल पूछेगा तो मैं चप्पल उतारूंगा। ये कहीं ना कहीं आपको जताता है कि जब पावर के जो एरोगेंस होता है भाई हम तो हम है, अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जब लेवल आता है तो उसके बाद समझिए कि उसके बाद उसका कहीं ना कहीं पतन है, डाउनफॉल तो शुरू होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। केस मतलब किताब बहुत अलग अलग पहलू दर्शाती है सारी चीज़ों को, पूरा केस कैसे ट्रीट किया जा रहा है, वेदर इट इज़ बाय NIA, CIU या मीडिया। जी, स्पेसिफिकली आप जर्नलिस्ट हैं, इतना टाइम हो गया है आपको इस प्रोफेशन में। मीडिया ट्रायल, इतना हाई प्रोफाइल केस, मीडिया ट्रायल जब होता है किसी केस का, लाजमी सी बात है कि बहुत प्रेशर होता है। तो उस मीडिया ट्रायल पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए डिपेंड करता है मीडिया ट्रायल किसका होगा। अगर देश के एक सबसे अमीर और सबसे व्यक्ति का अगर मीडिया ट्रायल होगा और वो किसी न किसी बहाने से किसी न किसी फ्रंट कंपनी के जरिए थोड़े बहुत स्टेक होल्डर किसी न किसी अनुपात में होगा, तो मीडिया ट्रायल है वो अपने कंट्रोल के हिसाब से चलता है, लगाम भी है, संभाल संभाल के फूक फूक के कदम रखता है। इस मामले में भी हुआ है कि जो मोस्ट पावरफुल हैं उनको संभाल के टच करो, जो मोस्ट सबसे रिचेस्ट है उसको संभाल के टच करो, और वो चीज़ हमने किताब के अंदर उसको कहीं ना कहीं से बताई हुई है कि वो किस तरह से चलता है। और इस दौरान काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली में किताब लिखने के दौरान वाक़ये भी हुए थे। ये किताब जो है 90% किताब लिखी गई थी मुंबई का एक उपनगर है कांदिवली, उसके रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, ये किताब, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो इस बारे में थोड़ा सा और बताइए हमको। ये बात थी तकरीबन 2021 के आसपास की, मार्च अप्रैल की। कोरोना काल चल रहा था, सेकेंड वेव में सब जगह बंद था, तो सारे कैफे बंद थे, स्टारबक्स से लेके जो भी कैफे हो, ऑफिसेस हो, रेस्टोरेंट वगैरह बंद थे। तो मैं और मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी एक दिन मिले, चूंकि पत्रकार थे तो गले में पट्टा पहन के घूमते थे, तो कहीं भी जाने मिल जाता था, इजी एक्सेस होता था। कांदिवली स्टेशन पर हम लोग मिले, तो ऐसे बात हुआ कि इतनी जो आसपास में चीज़ें हो रही है, इसका कभी ना कभी इससे जुड़ा कुछ ना कुछ तो लोगों के सामने आना चाहिए, या किसी तौर पर आए, भले काल्पनिक तौर पर वो आना चाहिए। तो हमने तय किया लिखते हैं, लेकिन लिखने के लिए जगह नहीं थी। तो कांदिवली स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म नंबर 3 था जहाँ से बहुत कम गाड़ियाँ गुजरती थी। तो रोज़ सुबह हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे लैपटॉप लेके, और 2 थर्मस मैं लाता था, 2 थर्मस वो लाता था, एक में कॉफ़ी, एक में काढ़ा, एक में लेमन टी, एक में गर्म पानी। वो काढ़ा का दौर था, अगर आपको याद होगा, उस दौर में हर कोई खाना लाते थे। रेलवे स्टेशन पे 90% किताब लिखी गई अप्रैल और मई की गर्मी में, ओपन प्लेस में। उसके बाद में जून में बरसात शुरू हो गई और धीरे धीरे चीज़ें खुलनी शुरू हो गई थी। तो हम लोग सोचे कि अब बारिश में कहाँ बैठेंगे, तो उसके पास में एक होटल था स्टेशन के पास में, और धीरे धीरे खुला था। वो कपल्स वाला होटल था, जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए कपल्स आते हैं, वो होटल था। तो हम लोग वहाँ जाते। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं और राकेश गए, और सामने मैनेजर था, हमारे आगे 2 कपल खड़े थे, हमने गए। तो उसने जैसे देखा, तो उसने देखा 2 पुरुष खड़े हैं सामने। तो उसके चेहरे पे अजीब से भाव आए कि ये 2 लोग क्यों आए हैं इस होटल में। मतलब हमें तो लग रहा था यहाँ पे उसके लिखा हुआ दिख रहा था कि ये क्यों आए। वो पूछ रहा, अच्छा क्या करने आए हो? मतलब किताब लिखने को आया। उसको यकीन नहीं हुआ कि उसके कमरे में 2-4 घंटे के लिए कमरा हायर करके कोई किताब लिखने भी आ सकता है। फिर उसको हमने बोला, भाई तेरा काम है ना रूम देना, रूम पैसे ले, रूम दे और बता कहाँ पर है। और फिर बरसात के दौरान हमने उस पर्टिकुलर होटल में जाते थे, 4-6 घंटे के लिए कमरा बुक होता था, वहीं बैठ के लिखा जाता था पूरी किताब। तो 90% और एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, और 10% एक वो जो आवरली होटल होते हैं, मुंबई की भाषा में उसको चद्दर बदलू कहते हैं, जापान में उसको लव होटल कहते हैं। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस कितने टाइम तक चला? देखिए हमने शुरू किया था प्लान अप्रैल मई, और आई थिंक मिड जून तक हमारी किताब जो थी 2021 में पूरी हो गई थी। क्योंकि इसका हिंदी वर्जन पहले, हिंदी और मराठी वर्जन पहले ही आ चुके हैं। जी, सबसे पहले मराठी वर्जन आया था। अच्छा। और हम चाहते थे, क्योंकि महाराष्ट्र में किताबों और मराठियों में किताबों पढ़ने की बहुत समृद्ध परंपरा है, और
खासकर हम चाहते थे कि जो पुलिस के लोग हैं, 40,000 से ज़्यादा का स्ट्रांग पुलिस फोर्स है महाराष्ट्र का, उसके जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर या सीनियर इंस्पेक्टर, उन तक एक किताब और ये जो बातचीत है पहुँचे। जानता हर कोई था, पार्ट पार्ट पैचेस में शायद किसी को अंदाजा था, बट ये जानकारी पहुँचे। तो पहले हमने मराठी में एक किताब लाई थी मेहता पब्लिशिंग से, उसके बाद हिंदी में लाई, और अब रिसेंटली जनवरी के अंदर अंग्रेजी में किताब आई। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मतलब हम वेट नहीं कर सकते हैं कि हम इसको कब बड़े पर्दे पर देखेंगे OTT, क्योंकि कहानी हमें पूरी फिल्मी लगती है। कैसे एक पर्सनल फेवर के लिए, एक पर्सन अपनी खुद की इच्छा के लिए, एक पर्सनल पावर टू कम इनटू पावर, उस चीज़ के लिए कैसे ये सब कुछ रचा गया, वो बहुत ही एक तरीके से देखा जाए कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर भी है, कि हाँ कि आपके पास पावर है और आप उसको अपने पर्सनल फेवर के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं, और आप कितने लोगों को एक मोहरा बना के चल रहे हैं, और इतना इट टर्न्स आउट टू बी वेरी बिग केस, जहाँ पे NIA इन्वॉल्व हो जाता है, देश की बड़ी जांच एजेंसियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ हम एक ही स्टेट ऐसा हाईलाइट कर रहे हैं? आपका इतना लंबा करियर रहा है, तो ऐसे और भी तो इंसिडेंट्स हुए होंगे, आपकी नज़र में आए होंगे। आई एम श्योर दिस इज़ द वन दैट वी हैव ओनली सीन और रेड एंड वी विल बी सीइंग इन फ्यूचर। सो और भी कुछ ऐसा है? नहीं, हम चूंकि मैं मुंबई में पैदा हुआ, वहीं रहे हैं, मेरे को ऑथर राकेश त्रिवेदी भी वहीं रहे हैं, और क्योंकि वो जो माहौल है किताब में, माहौल, परिवेश, लोकल टच वगैरह है, वो दिखाना जो हम मुंबई या महाराष्ट्र के बारे में दे सकते हैं, शायद उतने अच्छे तरीके से दूसरे किसी स्टेट या उसका नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर एक का अपना एक लिंगो होता है। मुंबई की अपनी एक मुंबईया भाषा होती है। Exactly. जैसे अगर आप चाय पीते हैं तो मुंबई में हम कहते हैं हम कटिंग मारते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत जो बेसिक फर्क होता है, तो वो हमको दिखाना, तो हम उसको ध्यान में ही रख के लिखते हैं। जैसे इस किताब के लिखने के दौरान भी ये हो कि हम इसका भी एक अगले दौर में इसका एक प्रीक्वल लिख रहे हैं, और एक सीक्वल भी लिख रहे हैं। प्रीक्वल है जिसमें कहानी पीछे जाएगी, और 2003-4 में जब संजय त्रिवेदी और साठे के बीच में जो चीज़ हुई थी और किस तरह से वो पूरा कारनामा हुआ था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कैसे लार्जर देन लाइफ बने, और उसके बाद में कैसे उनका पतन होना शुरू हुआ, वो कहा जाएगा प्रीक्वल में। उसके बाद सीक्वल में कहानी थोड़ा और आगे जाएगी, जो 2021 में हमने उसको एंड किया था, वो शायद 2024-25 तक भी ले जाएंगे। तो ये हमको बहुत ही अंदर की जानकारी मिली है कि हाँ कि हमें इसका प्रीक्वल और सीक्वल भी पढ़ने को मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, होपफुली दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट। पूरी किताब में जो भी केस है, उसके इतर सबसे ज़्यादा साठे और त्रिवेदी का जो एक टसल है, वो बहुत ही इंट्रीगिंग है, वो बहुत ही आई कैची है कि यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट। आप उससे हट नहीं सकते हैं कि हाँ कि पूरे केस में जैसा इन्वॉल्वमेंट रहा है त्रिवेदी का और साठे का, तो बाद में जैसे ही इनकी रिलेशनशिप अनफोल्ड होती है, व्हेन साठे इज़ इन लॉकअप, कस्टडी में है, और त्रिवेदी जो उनको इन्फॉर्मेशन पास आउट होती है और पूरा केस जिस तरीके से अनफोल्ड होता है, वो एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, हमने कहानी बीच एक्चुअली मैं ओवरऑल कहानी का एक पहले सार में बताऊं कि होता जो है कि सबसे अमीर, मोस्ट रिचेस्ट पर्सन एंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन मोस्ट फेवरेबल कंडीशन एक परफेक्ट क्राइम का प्लान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ और ऐसा होता है जिसकी वजह से फेल होता है। तो कहानी असल में उस बारे में है कि आप कितने भी पावरफुल या कितने भी अमीर हो, पैसा हो, अगर आपका कुछ गलत होना होगा मर्फी लॉ के हिसाब से, तो वो होना होगा। इसमें भी लगभग यही है कि जब जब साठे का ग्राफ ऊपर गया है, और जब तो उस सामने एक जो बंदा है, वो पत्रकार है, वो आता है, जब उसको एक्सपोज करता है, चाहे 2003-4 में वो एक्सपोज करता है या उसके बाद में 2021 में उसको एक्सपोज करता है, और एक रिलेशनशिप चलती रहती है। बिकॉज पत्रकार सिर्फ देखिए, क्राइम पत्रकारों के साथ दिक्कत होती है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो पुलिस के पीआरओ के तौर पे एक्ट करते हैं कि पुलिस ने बता दिया और उसके साथ पुलिस ने कहा, वो पत्थर की लकीर है, उसके बियॉन्ड सोचने वाले लोग कम हैं। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं, हाँ, उसके आगे नहीं करते हैं। और एक तरह से उनकी भी कई बार मजबूरी होती है कि उनके जो सोर्सेस होते हैं वो पुलिस वाले ही होते हैं, तो बहुत बार पत्रकार सोचते हैं कि अपने सोर्सेस को नाराज़ क्यों करूं।
उसके बाद वो पुलिस से हासिल जानकारी के हिसाब से अपने संस्करण लिख देता है, शायद किताब भी छाप देता है। बट ये होता है कि कहीं ना कहीं कोई तो उठेगा जो उसको क्वेश्चन करेगा, उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको उठाएगा। इसके अपने रिस्क भी होते हैं, अपना प्रेशर भी होता है, बट अगेन दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप लोग पत्रकारिता करते हैं इतने सालों से, तो हम जब आते हैं तो मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर होकर आते हैं कि ये कुछ ना कुछ तरह की चीज़ें होती है। फिर कभी ना कभी आपको कवच कुंडल भी लेना पड़ता है। हमने भी देखिए डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, साथ में ये भी बता रहे हैं कि कौन क्या नहीं है, और उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई ये हमारी बात है, हमको कहनी थी और हम कह के रहेंगे। वैसा है। तो फिक्शियस नॉट सो फिक्शियस वाला डिस्क्लेमर, इसको मैं मानती हूँ बिल्कुल, और उसी हिसाब से मैंने इस पूरी किताब को पढ़ा है। मेरा एक सवाल और है आपसे कि जब ये किताब आई, चाहे वो मराठी में हो चाहे हिंदी में हो, रिजेम्बलेंस इतना स्ट्राइकिंग था रियल लाइफ इंसिडेंट से, बेस ही है वैसा, तो आपको कभी ऐसा कभी ऊपर से कॉल वॉल आया कि हाँ, कि आप कभी ऊपर से किसी से बात हुई कि नहीं ये क्या है? हाँ देखिए, प्रेशर आए, कॉल भी आए, और ज़्यादातर वक्त में बिटवीन द लाइंस भी बात कही, बट उसके अलावा बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया। उनका कहना था कि तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है, कि इस तरह का लिख दिया, बहुत हिम्मत की काम है, क्योंकि शायद जिनके जिस सब्जेक्ट पे आपने लिखा है, जिस तरह के कैरेक्टर्स है, वो बहुत ही हिम्मत का काम है। बट हम लोग एक्चुअली वैसा फील नहीं करते। मतलब मुझे बहुत बार लगता है कि कोई क्या बोलता है कि पत्रकार को कि यार तुमने ये दिखा दिया या ये लिख दिया तो बहुत हिम्मत का काम है, ये उसका जॉब होता है। वो अगर वैसा नहीं करे तो आप एक बार क्रिटिसिज्म करें तो चल सकता है। और प्रेशर देखिए हर चीज़ में आती है, मतलब कोई भी आप कर रहे हो, खासकर जैसे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व वगैरह होते हैं। आप जब क्राइम पर लिखेंगे, जब अंडरवर्ल्ड पर लिखेंगे, जब बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में लिखेंगे, तो लोग पूछते हैं, लोग बातें करते हैं। बट एक बार जब सामने आ जाए, देखिए कोई चीज़ को दो ही तरीके होते हैं, इधर आप उसको पूरी तरह से ढक के रखिए या फिर उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दीजिए। इन दोनों के बीच में कहीं रहना नहीं चाहिए। हमको लगा कि हमको पूरी तरह से इसको सामने एक्सपोज करना चाहिए। इसीलिए शायद इसका प्रीक्वल और सीक्वल हम पहले और आगे की कहानी हम बताने की कोशिश करें। रियल लाइफ में असल में देखिए इंसिडेंट इतने अजीब तरीके से होता है, बहुत बार लगता है हम फिक्शन में चीज़ें सोच नहीं सकते हैं, काल्पनिक तौर पे सोच नहीं सकते, वैसी हमने रियल लाइफ में चीज़ें होती हुई देखी है। तो उसके वजह से वहीं से इंस्पिरेशन भी मिलती है, क्या है कैसे है, आइडियाज़ आ जाते हैं, और लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से लोगों तक पहुँचे। अब वो चाहे पत्र न्यूज़ की रिपोर्ट्स के तौर पे पहुँचे या किताब के तौर पे पहुँचे, ये होता है। आज के दौर में किताब इसलिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर लेती है बिकॉज मैं जैसे कह रहा था कि आप गूगल करेंगे, सर्च में इतने सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा पहला सिरा कहाँ से शुरू हो रहा है, चीज़ें खत्म कहाँ पर हो रही है, और उसके अंदर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की भी रिपोर्ट्स उसके अंदर मिलती है, तो कौन सी सही है कौन सी स्पॉन्सर्ड है ये आपको पता नहीं चलता है। तो इस वजह से एक सिलसिलेवार तरीके से और लीनियर तरीके से जब स्टोरी कही जाए और थोड़े एंटरटेनिंग फॉर्म में रहे, तो ये लोगों को समझ में आए, एक एकेडमिक डॉक्यूमेंट बन के ना रह जाए। क्योंकि पीएचडी के लिए इस तरह का डॉक्यूमेंट अगर लिख दूं और उसके बाद में बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस पॉइंट में 200 में लिख भी दूं, लेकिन उसमें समझने में जो रीडेबिलिटी फैक्टर है वो जरूरी होता है। तो बहुत बार मुझे तो ये भी लगता है कि एक बार साहित्यिक मूल्य और रीडेबिलिटी में जब भी आपके रेस होगी तो मेरे लिए रीडेबिलिटी ऊपर रहती है और जो साहित्यिक मूल्य शायद उसके बाद वाले नंबर पर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है जी, हम बहुत टाइम से कई बार हमको देखने को मिलती है जो कि साफ साफ गलत हो रहा होता है, आपको पता होता है। हर किसी में इतना हिम्मत नहीं होती है कि उस चीज़ को क्वेश्चन कर सके जी। लोग पावर के नीचे दब जाते हैं, दबते चले जाते हैं, उनको पता होता है कि नहीं यहाँ हमारा तो भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कभी फील हुआ है आपको कि हाँ कि नहीं, मतलब ये तो कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सच तो सच है ना। देखिए सच है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किया भी है, हमने भुगता भी है। बट अच्छा देखिए, मेरे 25 साल के अंदर मैंने कम से कम 7 जगह नौकरी की है, बदली है। तो इसके पीछे भी बहुत बार एक रीज़न होता है कि इस तरह की चीज़ें होती है, बट आएगी। मुझे लगता है लाइफ को हम इतना केक वॉक समझ के क्यों चले। अगर मैं पत्रकारिता में आया तो सब कुछ अच्छा होगा, बहुत जल्दी ये टाइम में मैं रिपोर्टर बनूंगा, फिर सीनियर रिपोर्टर बनूंगा, देन आई विल बिकम एंकर, फिर एक दिन मैं बैठ जाऊंगा, एडिटर बन जाऊंगा, फिर हो सकता है चीखने चिल्लाने भी लगूंगा मैं, हो सकता है। बट हमेशा ये जर्नी भी आसान नहीं होती है। तो आपको
इस तरह की जो तकलीफ है, ऑब्स्टिकल हैं, वो तो लाइफ में किसी भी फील्ड में जाएंगे वो आते रहने चाहिए। तो हम भी यही सोचते हैं कि जैसे ब्यूरोक्रेसी का बात कर रहे थे या जो इंटरफेरेंस का बात कर रहे थे, ये होती रहेगी और हमको इसको मेंटली हर पत्रकार को इसको प्रिपेयर होके आना चाहिए कि भाई आएंगे और आप उसको किस तरीके से डेलिकेटली हैंडल करें, या मैं कहूँ कि डिप्लोमेटिकली किस तरह से हैंडल करें कि आपकी बात भी कह जाए और बाकी आपको जो हार्म होना होगा आप उससे भी बच जाए, क्योंकि ये किताब Disclaimer उसी जैसे हिसाब से चलती है। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट उस हिसाब से इस चीज़ को रीड करूं कि केस बहुत हाई प्रोफाइल था, लिखा किसने है, कैसे प्रेजेंट किया गया है, ओवर द इयर्स इस केस की जर्नी कैसी रही है, जी, एंड एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो और एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो उसकी जर्नी कैसी रही है, तो ये किताब बहुत अच्छे तरीके से दर्शाती है कि जो अप्रोच है जी, इतने हाई प्रोफाइल केस में वो कैसा रहा है, इतना अग्रेसिव अप्रोच। अगर हम इतना ही अग्रेसिव अप्रोच बाकी सारी चीज़ों में भी रखें तो क्या ही नहीं बदल सकता, या केसेस बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। जो हमारी सिस्टम है, जुडिशरी है, वो भी कैसे फंक्शन कर सकती है उस तरीके से। तो आई वॉज वेरी इन ऑ ऑफ दिस बुक दैट के काफ़ी अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। बहुत सारे सवाल हैं अभी भी जो मतलब मुझे इस बुक में ऐसा लगता है कि बहुत ही दबे हुए तरीके से, बहुत ही मेलो डाउन करके बताए गए हैं। काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि नहीं और ज़्यादा हाईलाइट किया जा सकता था। बहुत सारे फैक्ट्स, आपको लगता है ऐसा कि हाँ कि बहुत सारे फैक्ट्स इसमें हैं जो मेलो डाउन करके हमने बताए हैं? नहीं देखिए, मेलो डाउन पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड हो या हमारी जांच एजेंसियों से रिलेटेड हो। जी, मेलो डाउन करके तो नहीं था। जो कहा है देखिए पूरी तलखी के साथ कहा है उसमें और चीख चीख के कहा है। हाँ, बात ये थी कि किताब की एक स्पीड होनी चाहिए असल में, और बाद में फैलने नहीं लगे। समझिए पर जिस थीम पर हमने बताया कि एक सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर एक गाड़ी मिलती है विस्फोटक लदी हुई, हाँ। जिस आदमी को CIU चीफ को जांच दी जाती है वही उसमें इन्वॉल्व पाया जाता है प्लांटिंग में, और उसके बाद में एक सोल विटनेस मारा जाता है, उसकी हत्या के लिए भी वही पकड़ा जाता है। अब वो एक मेन कहानी चल रहा है, इससे दाएं बाएं में और ब्रांचेस निकल के कुछ पैरेलल कथाएं चलती है। हाँ। इसमें ये होता है कि भटक ना जाए, जो मेन जो कथा है वो कहीं से डिस्टर्ब नहीं हो और कहीं से दाएं बाएं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो कि पता चला कि एक बार पाठक गया उसको लौटने में मूल कथा पे 2004 फिर 2013 फिर प्रेजेंट डे उस हिसाब से इसमें बताया गया है। तो हम चाह रहे थे कि एक जो उसकी स्पीड है वो कम ना हो, पेज टर्नर के तौर पे रहे कि आप एक जैसे चैप्टर खत्म हुआ कि आपको दूसरा चैप्टर पढ़ने का मन करे तुरंत का तुरंत। तो इस वजह से स्पीड कायम रखने के लिए और एक जो मुख्य स्टोरी थी उस पर कायम करने के लिए बहुत सारे जो दाएं बाएं में पॉलिटिकल चीज़ें वगैरह थी उसको हमने बहुत तेज़ी से समेटा है, डिलीट कुछ भी नहीं किया, रखा जरूर है कि उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट हमने रखी हुई थी कि किताब अदरवाइज किताब बहुत लंबी या बहुत मोटी भी बन जाती है तो पढ़ने में बहुत बार दिक्कत हो जाती है। तो ये था कि एक सीधे लाइन के अंदर कहा जाए और दाएं बाएं में जितनी भी स्टोरीज आती हैं वो मिलते जाए। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी अपने आप में इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे इसमें जो एजेंसीज की खींचतान है, एक जगह हम बताते हैं कि ग्रुप है महाराष्ट्र के सरकार के अपने पिट्ठू पत्रकार, वहाँ की ATS, वहाँ की एंटी करप्शन ब्यूरो, वहाँ की होम मिनिस्ट्री एक तरफ हो जाती है। हाँ। दूसरी तरफ केंद्र की एजेंसीज हो, चाहे NI हो, CBI हो, ED हो, केंद्र से सरपरस्त जो पत्रकार हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, आगे एक तरफ आके वो लड़ाई खिंच जाती है। और आप ऐसे भी देखेंगे तो क्या शायद रियल लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें इस तरह से अलग नहीं होती। भारत के किसी भी स्टेट का इन दिनों आप सबका यही हाल। हाँ, आप बात कर सकते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, कहीं का भी आप ले सकते हैं। तो लेकिन असल में उन तमाम चीज़ों में भटकने से कहानी कहीं भटक ना जाए, इस वजह से हमने उसका ख्याल रखा। जैसे इंटरेस्टिंग बात है कि साठे की जो गर्लफ्रेंड है उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो एक नॉर्थ इंडियन लड़की थी, उसके तेलंगाना के एक बंदे से शादी होती है, काम कर रही है मीरा रोड के अंदर, जॉब चला जाता है और उस दौरान में उसका पति उसको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देता है। प्रोस्टिट्यूशन के दौरान उसकी मुलाकात होती है, एस्कॉर्ट हो बन जाती है साठे से। साठे उन दिनों सस्पेंशन में चल रहा था। एग्जैक्टली सस्पेंशन में चल रहा था तो रियल आइडेंटिटी भी नहीं बताता है और फिर दोनों के बीच में जो संबंध और प्रगाढ़ वगैरह होते हैं। फिर साठे जब रीइंस्टेट हो जाता है फोर्स में कुछ सालों के बाद, उसके बाद वो पहला काम करता है कि उसके पति के खिलाफ फर्जी केस फाइल करके उसको वापस भेजता है। और ये इसका बहुत अच्छा ये रिकॉर्ड था कैश और अकाउंटिंग के अंदर, तो वो उसके लिए वो काम भी करना शुरू करती है
और नोट की मशीन लेकर जाती है काउंट करने। बट अगर आप ऐसे देखो तो साठे और उस महिला के जो संबंध है वो अपने आप में एक पूरी स्टोरी है। हाँ। जो हमको शायद एक पेज में निपटाना पड़ गया, लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी अपने आप में एक अच्छी बहुत पैरेलल जो स्टोरीज है वो बहुत और साठे जो कैरेक्टर 17 साल के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मतलब वो काफी एक नॉर्मल पुलिस वाला के नहीं, एक टेक्नोक्रेट ऑफिसर था। जब वो 17 साल सस्पेंड था तो वो 2 किताबें लिखता है, वो एक ऐप बनाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, उसको एडवाइस करता है, मीडिया के लिए भी उसने काम किया है, मीडिया कंसल्टेंसी भी दे रहा है, तो मल्टीपल चीजें थी। अब उसको अगर सही तरीके से पुलिस फोर्स में रहते हुए यूज करता तब भी शायद बहुत अच्छा नामी ऑफिसर बनता और पुलिस को भी फायदा होता और तमाम बाकी लोगों को भी फायदा वगैरह होता। लेकिन वो उसका उस तरह से उसके पास टैलेंट की कमी नहीं थी, यूज नहीं किया या गलत काम के लिए इस्तेमाल किया उसने, गलत काम के लिए उसने अपने टैलेंट को इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा वो था। जैसे जब फोर्स में जब आता है वो पुलिस फोर्स में रीइंस्टेट होता है, उसके बाद 11 महीनों में उसके पास गाड़ियां होती है, एक मर्सिडीज है, एक ऑडी है और एक BMW है, एक तकरीबन 20 लाख रुपए की मोटरसाइकिल थी। ये कमा लेता। मैं देसी गाड़ियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इनोवा स्कॉर्पियो वगैरह की। भाई इतनी चीजें 11 महीने में एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का आदमी कैसे कमा सकता है? सीधे काम करके तो नहीं कमा सकता है, कोई भी बात पर मान सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसने अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल किया होता या उसने अपनी पिछली गलती जो 2003-4 में की थी उससे सबक सीख के अगर किया होता तब भी शायद एक बहुत अच्छा ऑफिसर बनता और रिटायर होता। बट एग्जैक्टली उसने जो 2003-4 में जो गलतियां की थी 17 साल बाद वापस लगभग वही गलतियां करता है। वो बीच में से सीखता नहीं है कुछ भी। तो ये उसकी अपनी एक कहानी है। तो बहुत सारी कहानियों के अंदर भी बहुत सारी कहानियां चलती रहती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आप उनको मिस नहीं कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल की एक अलग अलग जो स्टोरी है, उनसे मिलके जो वो पूरी किताब बनी है, दैट इज वेरी। अब इस बातचीत को हम यहीं ख़त्म करते हैं। होपफुली हमें इस किताब की OTT रिलीज़ बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ किताब वाला शो का, लल्लन टॉप का, तो मुझे बुलाने के लिए भी यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आगे भी और भी किताब वाला में चर्चा होती रहेंगी किताबों पर। और ये किताब है क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म्स और इसको प्रकाशित किया है हार्पर कॉलिंस ने, जिसका दाम है 399 रुपये। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।